सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 9वीं का की जो पुस्तक है क्षितिज। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पाठ चंद्रघेना से लौटती बेर, और जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तो हमने प्रारंभिक जो 3 भाग पढ़े हैं उसमें केदारनाथ अग्रवाल जी का तो परिचय जाना ही हमने। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर कवि जिस प्रकार मेड़ पर बैठ करके और खेतों के अद्भुत दृश्य में प्रकृति का आनंद ले रहा है, उस दृश्य का उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। चाहे वो हरे ठिगने चने की बात हो, सबको इस प्रकार मानवीकरण रूप दिया है कि देखने पर अद्भुत सौंदर्य उसमें नजर आता है। उसमें सरसों की जिस प्रकार बात की उन्होंने कि पीले हाथ करके जैसे विवाह मंडप में पधारी हो, और दूसरी बात जो पास में जो तालाब था उस तालाब की शोभा का वर्णन भी उन्होंने अद्भुत ही किया है कि जैसे तालाब में एक सूर्य का लहरें इस प्रकार लहराती है कि बहुत सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही है लहरें, और जो किनारे पर स्थित पत्थर है वो पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे पानी पी रहे हो, उनकी प्यास नहीं बुझ रही हो। इसके अलावा उन्होंने बगुले का भी उदाहरण दिया कि बगुला वहां पर बैठ करके और किस प्रकार एक ध्यान मग्न होकर के मछली का इंतजार कर रहा है, और जो ही मछली उसको दिखती है और चट से उसको अपने गले से उतार लेता है, उसको खा लेता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमने पढ़ी, और उसी पोखर में और क्या दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि बगुला तो मछली को सेवन कर ही रहा है, उसके साथ साथ एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली अर्थात जिसका सिर थोड़ा काला हो, ऐसी चतुर चिड़िया वहां पर आती है। और देखो कैसे आती है कि श्वेत पंखों के झपट्टे मार फोरन, और अपने श्वेत पंखों के झपट्टे से तुरंत, फोरन का मतलब तुरंत, झपट्टा मार करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, और उस तालाब में जो जल भरा हुआ है उसके हृदय पर अचानक टूट पड़ती है। और टूट पड़ने का मतलब यहां पर जो मछलियां हैं, ये मछलियां और ऐसी टूट पड़ती है कि इस पंजे में तुरंत उस मछली को यो आई और यूं उठाकर ले गई। मछली को भी पता नहीं चलता कि उसका शिकारी कब आ गया और कब उसको उठाकर ले गया। इस प्रकार की ये चिड़िया होती है, चतुर और चालाक होती है कि ऊपर से ही नजर रखती है कि मछली कहां पर है, और तुरंत समुद्र में उस तालाब में उतरी और तुरंत लेकर के वापस उड़ गई। संभलने का मछलियों को मौका भी नहीं मिलता है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, और एक स्वच्छ और चमकदार मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और दूर आकाश में उड़ जाती है। कौन? वो काले माथे वाली अर्थात काले सिर वाली चतुर चिड़िया आती है और तुरंत झपट्टा मार करके और उस तालाब में से एक मछली को, स्वच्छ और चमकदार मछली को उठा करके तुरंत आकाश में उड़ जाती है। दूर उड़ती है गगन, गगन का मतलब आकाश, और वह दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से ये तो बात हो गई तालाब की। अब देखिए और क्या दिखता है यहाँ पर, और यहीं से ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, और यहीं से एक स्थान आता है, ऊंचा है थोड़ा, क्योंकि रेल की पटरी जहां बनती है वो स्थान थोड़ा जमीन से ऊपर उठ करके बनाया जाता है। तो उस ऊंचे स्थान पर जहां रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मतलब ट्रेन का न तो इधर से आने का टाइम न उधर से जाने का टाइम, इसलिए या स्वच्छंदु, इसलिए कवि स्वतंत्र रूप से उन पट्टियों के मध्य बैठा हुआ है। स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद क्यों बोला? स्वतंत्र और स्वच्छंद में बहुत अंतर है। स्वच्छंद, इन दोनों में क्या अंतर है? स्वतंत्र का मतलब है व्यक्ति स्वतंत्र तो रहता है लेकिन अपने कर्तव्य और नियमों का भी पालन करता है। स्वच्छंद का मतलब है जो दायित्व है, कर्तव्य है, नियम है, उनका बिल्कुल वो पालन नहीं करता। क्योंकि ट्रेन की पटरी पर बैठना ये स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं है। पटरियां बनी है ट्रेन के लिए,
लेकिन कवि ने कहा कि ट्रेन का टाइम नहीं है, कवि को अनुमान है कि अभी इस समय कोई ट्रेन आती नहीं है, इसलिए ये बात ध्यान में रख करके वह स्वच्छंदता से उस ट्रेन की पटरी पर बैठे हुए सारे दृश्य वो देख रहे हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, वहां देख रहे हैं कि चित्रकूट जो पर्वत है इसकी अनगढ़ और चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वहां पर चित्रकूट की जो अनगढ़ बनी हुई जो अनगढ़ है जिनको गढ़ा नहीं गया हो, ऐसी अनगुढ़ और चौड़ी और छोटी छोटी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को वो देख रहे हैं। दूर दिशाओं तक वो पहाड़ियां दिखाई दे रही है। काफी अद्भुत मनोरम सौंदर्य कवि देख रहे हैं। कितना सुंदर ये दृश्य देख रहे हैं, तो वो देखिए कितना सुंदर दृश्य उनके सामने उपस्थित है। मैं एक बार पुनः हल्के फुल्के चित्रों के माध्यम से, क्योंकि चित्र बनाना तो मुझसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि किस प्रकार हो, कि देखो ये खेत की मेड़, ये हो गई मेड़, और इधर खेत, यहां पर उसने देखा कि खेत में हरा चना भी है, एक बीते का बराबर, सरसों भी देखी, सरसों भी खेत के अंदर देखी, सरसों के जैसे हाथ पीले करके विवाह मंडप में पधारी हो। ऐसे ही एक जो बतख है, ये बगुला इस प्रकार खड़ा रहता है और मछली को खाने की फिराक में रहता है। जो ही मछली दिखती है इसको, तो ही ये उस पर झपट्टा मार देता है। तो ये इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये बगुला भी वहां पर देखा है इन्होंने कि किस प्रकार की प्रवृत्ति। इधर से उड़ती हुई एक तालाब भी दिखाई दे रहा है इस मेड़ के नीचे ही। इस तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब कैसे दिखता है, चांदी के गोले के समान दिखाई दे रहा था। तो चांदी के गोले के समान उस प्रतिबिंब को, जिसकी चमक उसकी आंखों को चकमका रही थी, ये बातें भी हमने पढ़ी। फिर इसके बाद में एक काले माथे वाली चिड़िया आती है और यहां से उठा करके मछली को ले जाती है। ये उसकी चतुराई। अब यहाँ पर जो पटरी जा रही है, उस पटरियों के मध्य में कवि बैठ करके क्या दृश्य देख रहे हैं कि सामने चित्रकूट की पहाड़ियां हैं, अनगढ़, और इस प्रकार कोई जिसे बनावट अनगढ़, एक तो गढ़ी हुई स्वच्छंद इस प्रकार की पहाड़ियां होती है, एक अनगढ़ पहाड़ियां। तो दूर दूर तक उन पहाड़ियों के दृश्य उनको और दिखाई दे रहे हैं। वो भी दृश्य उनको बहुत आकर्षित करने वाले हैं। कुल मिलाकर वहां खेत की मेड़ पर बैठकर, पटरी के पास बैठ करके सारा दृश्य काफी अनुपम और सुरम्य दृश्य देख करके कवि काफी अभिभूत हो रहे हैं कि कितना सुरम्य दृश्य है। इतना सुरम्य दृश्य कवि उन व्यापारिक नगरों में, अर्थात शहरों में, शहरी सभ्यता में इस प्रकार के दृश्य देखना काफी मुश्किल है। और ये निश्चित रूप से मन को अच्छे लगने वाले हैं, सुकून पहुंचाने वाले हैं, अंतरात्मा इससे खुश होती है। और वो जो ऐशो आराम वाली जिंदगी है, उससे कई गुना ये श्रेष्ठ जिंदगी मानी जाती है। या खेतों पर स्वतंत्रता से प्रकृति की गोद में रहना, ये सब बातें उसको काफी प्रभावित करती है लेखक को, और यही इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, अब एक बार सारांश के रूप में सुनते हैं कि तालाब के पास में बगुला तो मछली को खाए रहा था, उसकी बात आएगी, लेकिन एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, काले माथे का मतलब सिर, काले सिर वाली चतुर चिड़िया आती है और झपट्टा मार करके एक मछली को उठा करके ले जाती है। ऐसा भी वो दृश्य देख रहे थे। और यहीं से ट्रेन का आने जाने का टाइम नहीं था, इसलिए स्वतंत्र रूप से वहां पटरी पर बैठे हुए क्या देख रहे थे, सामने चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियों को दूर दूर तक वो दिखाई दे रही थी। वो उस दृश्य को और भी बढ़ा रही थी। ठीक है, यह हो गई इसकी व्याख्या। अब प्रसंग और विशेष में क्या लिखना है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो प्रसंग और विशेष में हमको जो लिखना है, प्रसंग में हमको जो लिखना है, जो बातें हमने लिखी उसी प्रकार की बातें इसमें आ जाएगी। प्रस्तुत प्रसंग तो हमने लिख ही दिया, तो यहां पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, दूसरी लाइन इधर आ जानी चाहिए, क्षितिज के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल
द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित है। ये बातें इसमें प्रसंग में हो गई। ठीक है, इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें लिख सकते हैं बाद में, इसमें प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसके बाद में व्याख्या भी बताई थी आपको। विशेष के अंतर्गत हम जो बातें लिखेंगे वह खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, जहां पर एक देशीय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और चित्रात्मक शैली, ये इस प्रकार इसका विशेष लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके ये पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।